आज के इस लेक्चर में हम लोग रेस्ट एंड मोशन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 36 तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 37। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कर कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई। करे एक आदमी, मान लीजिए कि 171 फीट का ही चोटी है, कोई क्लिफ मतलब 171 फीट हाइट वाला कोई क्लिफ है। एक आदमी इस पर खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई, हैज टू थ्रो ए पैकेट। एक पैकेट को थ्रो करता है टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है। तो उसका एक दोस्त जो है एक ग्राउंड पर है। दो 228 फीट हॉरिजॉन्टल अवे। ये जो ग्राउंड है आपका, तो ग्राउंड पर जो फ्रेंड है यहां से 228 फीट की दूरी पर है। ऐसा क्वेश्चन बता रहा है कि 228 फीट वहां से दूर है। इफ यू थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड, अगर ये पैकेट को जो थ्रो कर रहा है अपने फ्रेंड को डायरेक्ट एम करते हुए, पंद्रह फीट पर सेकेंड से 15 फीट पर सेकेंड से थ्रो कर रहा है। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, करा कि पैकेट कितना पहले गिर जाएगा। अब ग्रेविटेशन के कारण पैकेट तो सामने जाएगा नहीं, तो पैकेट थोड़ा सा कहां गिरेगी, पहले गिर जाएगा। पूछा जा रहा है कितना पहले गिर जाएगा, एक्स का मान बताइए। ये पैकेट कितना पहले गिर जाएगा, एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान निकालने से बेहतर है कि हम पहले ही निकालने का प्रयास करें कि जो पैकेट कितना दूर जाकर गिरेगा, कितना दूर जाकर गिरेगा। अगर हम यह निकाल पाते हैं इसका रेंज, तो x का वैल्यू हो जाएगा 228 माइनस आर। x का वैल्यू हो जाएगा 228 माइनस आर, आ जाएगा x का वैल्यू। तो क्वेश्चन को यहीं चलिए सॉल्व करते हैं। तो चूंकि 15 फीट पर सेकेंड से इधर जा रहा है, हम इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, यह मानते हुए कि एंगल थीटा है, तो इधर आएगा 15 कॉस थीटा और इधर आएगा 15 साइन थीटा। 15 कॉस थीटा और 15 साइन थीटा। तो थीटा का मान तो पता है नहीं, अगर थीटा का मान पता होता तो इसका एक वैल्यू आता, इसका भी एक वैल्यू आ जाता। तो फिर थीटा का मान पता कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम यह निकाल लेंगे कि 171 फीट नीचे आने में कितना समय लगा, और जितना समय इधर आने में लगेगा उतना ही समय अगर इधर चला तो कितना दूर तक पहुंचेगा, आर का मान निकल जाएगा। तो थीटा का मान पता करने के लिए हम यहां से आपको बताते हैं कि ए भी एंगल तो थीटा ही होगा। अगर ए एंगल थीटा है तो ए भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और यहां से यहां तक 228 है और यहां से यहां तक 171 है, तो बेस हो गया 228, मतलब आधार बेस हो गया 228, परपेंडिकुलर लंब हो गया 171। तो जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 228 का स्क्वायर और फिर 171 के स्क्वायर का वर्गमूल। इस तरह से 15 कॉस थीटा का मान आएगा 15 गुना कॉस थीटा बराबर बेस, बेस मतलब 228 अब बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब 228 का स्क्वायर और प्लस 171 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो 228 का स्क्वायर और 171 के स्क्वायर का हम कर लेते हैं वर्गमूल। तो 228 गुना 228 ये हो गया आपका 51,984।
और 171 और 171, ये हो गया आपका 29, 24, 1। ये 81,225, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं 81,225 का बराबर 285। तो ये आ जाएगा 15 गुने 228 बटा 285। तो ये कट जाएगा आपका 5 बार का 3 और 5 बार का 25, 5 सत्ते 35 और ये लगभग 4 बार का 28, बाकी 2 22, ठीक है, 4 तिया 12 फीट पर सेकेंड। 12 फीट पर सेकेंड। तो 15 साइन थीटा कितना आएगा? तो 15 साइन थीटा आ जाएगा 15 गुना साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो 5 से 3 और 5 से कट गया था 57 और ये कट जाएगा 3 बार का 21, बाकी बच गया 2। हाँ ठीक है, तो 3 तिया 9 फीट पर सेकेंड। मतलब कि आप फेंके हैं सामने 12 फीट पर सेकेंड से और नीचे 9 फीट पर सेकेंड से। तो पहले हम ये निकालते हैं कि नीचे 171 फीट आने में कितना समय लगेगा। 171 बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। चूंकि फीट में क्वेश्चन है तो जी का मान 32 लेना होगा। इस तरह से आ जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 9t और माइनस 171 बराबर 0। तो t का मान आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac बाई 2a। तो t का मान आ जाएगा -9 प्लस माइनस 16 गुने 4 हो जाएगा 64 और 171 गुना 64 कर लेते हैं हम। 10, 9, 4, 4 और प्लस 81। ग्यारह 025 और 11,025 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 105 और बटा आ जाएगा ही 32। तो माइनस में तो टाइम होगा नहीं, तो -9 प्लस 105 कर लेते हैं। तो t का मान आ जाएगा -105 मतलब ही 96 अब बटा 32। तो ये 3 बार का आ जाएगा, मतलब 3 सेकेंड नीचे आने में इसको लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि 3 सेकेंड में सामने कितना जाएगा। तो 3 सेकेंड में कितना सामने जाएगा? 12 के स्पीड से जाना है इसको। इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है हमेशा, इधर तो कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है, इधर तो होता है ग्रेविटेशन वाला ऐसे लगाए हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन इधर तो हमेशा 12 फीट पर सेकेंड से जाएगा। तो r का जो वैल्यू आएगा 12 फीट पर सेकेंड के हिसाब से 3 सेकेंड तक आएगा। इस तरह से 36 फीट आगे जाएगा। जब ये 36 फीट आगे जाएगा तो हमारा x का आंसर आएगा 228 माइनस 36 बराबर 192 फीट। तो हमारा आंसर आएगा इसका 192 फीट। क्वेश्चन नंबर 37 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्लियर हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 37 के बाद 38 पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? 38 देखिए,
करे बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड से ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection? पहले देखते हैं कहां जाकर गिरता है, ये कहां जाकर के गिरता है। हम जरा देखते हैं इसको कि 15 मीटर पर सेकेंड से अगर 60 डिग्री पर हम फेंके हैं तो कितना दूर जाकर गिरेगा। रेंज क्या है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। इस तरह से u स्क्वायर 15 गुने 15 225 और साइन 2 थीटा का मतलब साइन 120 और साइन 120 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30 का मतलब cos 30 तो √3/2 और g का मान अगर हम 10 मान लें तो 22.5 गुना √3 बटा 2 मतलब 11.25 और गुना √3 तो 11.25 गुना √3 कितना होगा? 19.48 के आसपास। 19.48 मीटर तक ही जाएगा। 19.48 मीटर तक ही जाएगा। कह रहा है कि will it hit a vertical bar 5 मीटर away from the point of projection। कह रहा है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, 19 मीटर ही है, 19 मीटर लगभग 19.5 मीटर और 5 ही मीटर पर दीवार है। तो जब ये 19 मीटर तक अंदर में कहीं भी अगर दीवार रहेगा इसको जरूर जाकर वो हिट करेगा। तो यहाँ तो लिखा क्वेश्चन में कि 5 ही मीटर अवे है, 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जिस प्लेन में प्रोजेक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में प्रोजेक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है एक दीवार। विदाउट हिटिंग द फ्लोर, विदाउट हिटिंग द फ्लोर मतलब कि फ्लोर पर बिना गिरे डायरेक्ट दीवार को क्या हिट करेगा? बोले हाँ करेगा। तो 19.48 मीटर पर जाकर के फ्लोर पर गिरेगा। उसके पहले अगर कहीं भी दीवार है तो उसको जरूर हिट करेगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा हम लोग का कि क्या हिट करेगा? बोले आंसर होगा यस, हिट करेगा। विल द आंसर डिफर इफ द बॉल इज 22 मीटर अवे? क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर दीवार 22 मीटर दूर हो? बोले हाँ आंसर तो बदल जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं आंसर में यस कि हिट करेगा। बोले हाँ दीवार को हिट करेगा। क्या 22 मीटर पर रहेगा तो हिट करेगा? बोले नहीं, हिट नहीं करेगा। तो ये नहीं पूछ रहा है कि हिट करेगा कि नहीं करेगा, क्या आपका आंसर बदल जाएगा? बोले हाँ हमारा आंसर बदल जाएगा। पहले हम बोल रहे थे कि हिट करेगा, अब हमें बोलना पड़ेगा कि हिट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर तो चेंज हो रहा है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि विल द आंसर डिफर इफ द बॉल इज 22 मीटर अवे? बोले हाँ, सवाल में अंतर, ये आंसर में चेंजिंग आएगा। पहले हम बोल रहे थे हिट करने का आंसर यस, अब बोलना पड़ेगा नो, मतलब चेंजिंग आया है आंसर में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्या है? कहता फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ द मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका मैक्सिमम हाइट यहां पर होता है h, तो हाफ द मैक्सिमम हाइट ये मान लो कि है हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो सवाल है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एवरेज वेलोसिटी बताना प्रोजेक्टाइल का बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। इट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अगर इसे प्रोजेक्ट किया गया था u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर।
हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ठीक है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, एक बार एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं x की तरफ और एक बार एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं y की तरफ और दोनों को जोड़ देंगे तो नेट एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी तो वेक्टर है और हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार निकाल लेते हैं s की तरफ एवरेज वेलोसिटी, एक बार निकाल लेते हैं y की तरफ एवरेज वेलोसिटी। तो x की तरफ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? s की तरफ एवरेज वेलोसिटी निकालने का जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसको हमेशा x की तरफ एक वेलोसिटी होता है u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। और आपको एक पता है कि अगर किसी गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो समझिए वही उसका एवरेज वेलोसिटी है। ये होगा u cos थीटा, u cos थीटा होगा एवरेज वेलोसिटी x की तरफ। y की तरफ वेलोसिटी क्या होगा? बोले y की तरफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? यहां भी देखो तो h/2 पर है और वही भी देखो तो h/2 पर ही है, तो y की तरफ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो केवल x की तरफ है, यहाँ था और यहाँ आया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल इसका x की तरफ है। y की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? इधर लिखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट। y की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो y की तरफ जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो y की तरफ एवरेज वेलोसिटी का मान भी कितना आएगा? 0। इस तरीका से नेट एवरेज वेलोसिटी का मान सिर्फ आएगा u cos थीटा, u cos थीटा। s की तरफ वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होता है और अगर किसी चीज का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ही उसका एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। और y की तरफ आप देख रहे हैं कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। हाँ, y की तरफ तब होता जब क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता कि इधर से h/2 इधर h/3, तब फिर y की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट होता, तो फिर निकालना पड़ता है एवरेज वेलोसिटी कि y की तरफ डिस्प्लेसमेंट फिर यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम। चलिए था क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अरे बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मान लें कि एक प्लेन है, मान लें कि एक प्लेन है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से प्लेन जा रहा है। मान लो कि u के स्पीड से प्लेन जा रहा है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप, ए बॉम्ब इज ड्रॉप, इसमें से एक बॉम्ब गिराया गया, ड्रॉप किया गया मतलब जैसे छोड़ा गया है बॉम्ब को। लेकिन जैसे ही कोई अंदर से एक बम को छोड़ेगा, जैसे ही कोई अंदर से एक बम को छोड़ेगा तो वास्तव में जो यहां से गिरने वाला सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि खिड़की से ऐसे ऐसे नहीं, यहां से। तो मान लें कोई बम को छोड़ा, ड्रॉप करा यहां से बम को, तो उसको तो छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही आप कब छोड़ रहे हैं बम को? जब प्लेन चल रहा था u वेलोसिटी से, तो जैसे ही आपके हाथ से बम छूटेगा वो भले नीचे गिरेगा 0 वेलोसिटी से, लेकिन सामने फेंकाएगा उतना ही वेलोसिटी से जितना वेलोसिटी से प्लेन जा रहा है। तो जैसे ही बम यहां गिरेगा इसका वेलोसिटी कितना होगा? u। और ग्रेविटेशन के कारण धीरे धीरे नीचे भी आएगा और सामने वेलोसिटी से जाएगा भी। प्लेन तो नीचे आएगा नहीं, प्लेन में तो इंजन लगा हुआ है, वो सामने जा रहा है सिर्फ u वेलोसिटी से। ऐसा नहीं कि प्लेन पर ग्रेविटेशन नहीं काम कर रहा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए इंजन लगा हुआ है ना। प्लेन जाएगा अपना u वेलोसिटी से, बम u वेलोसिटी से जाएगा भी और धीरे धीरे नीचे भी आएगा। तो होगा ही कि बम धीरे धीरे ऐसे गिरेगा जाकर के। जब बम ऐसे गिरेगा, कहीं भी गिरे, तो ये अभी बात गौर कर सकते हैं कि अभी प्लेन यहां है तो बम यहां है। कुछ समय के बाद जब प्लेन इस सामने आएगा तो उस समय बम यहां होगा। कुछ समय के बाद जब प्लेन यहां से यहां आएगा उस समय बम यहां होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर का वेलोसिटी कभी बदलने वाला नहीं है,
ये तो ग्रेविटेशन का काम है कि धीरे धीरे बम नीचे आ रहा है, लेकिन सामने जाने वाला वेलोसिटी तो वही है दोनों का। इसका मतलब अगर प्लेन यहाँ आएगा तो बम यहाँ रहेगा उस समय, अगर प्लेन यहाँ आएगा तो बम यहाँ रहेगा उस समय। इस तरीका से जब तक बम नीचे गिर न जाए तब तक हम यह कह सकते हैं कि हमेशा जो बम है प्लेन के ठीक सामने ही रहेगा। भले कि बाई डायरेक्शन में दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन रहेंगे दोनों ठीक सामने। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरफ वाला वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है। इसका वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगा, u u u। अभी भी चल रहा है कितना से, u से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। बम जब भी फटेगा वर्टिकली बिलो द प्लेन, ठीक नीचे उसके। इज द स्टेटमेंट ट्रू, क्या यह स्टेटमेंट सही है कि नीचे ही फटेगा। इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली, क्या यही स्टेटमेंट फिर से सही है। कब, जब प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से तो जाए लेकिन हॉरिजेंटली नहीं जाए, मतलब किसी एंगल पर जाए, तब क्या एक चीज सही है। देखते हैं, यहां तो क्लियर हुई क्या आपको। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्लेन अब ऐसे जा रहा है, प्लेन अब ऐसे जा रहा है, यू से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, लेकिन थीटा एंगल पर जा रहा है। तो इस प्लेन के दो पार्ट्स होंगे, वेलोसिटी के दो टुकड़े होंगे, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। इसका मतलब प्लेन जब यू वेलोसिटी से जा रहा है इधर, तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। अब सवाल यह है कि जब यहां से बम को छोड़ा जाएगा, जब यहां से बम को छोड़ा जाएगा तो बम भी तो शुरू में फेंकाएगा यू वेलोसिटी से। बम भी, अच्छा प्लेन का तो फिक्स है, प्लेन तो हमेशा जाते ही रहेंगे ऐसे ही, ये तो प्लेन का वेलोसिटी, ये तो प्लेन इधर जाते ही रहेंगे हमेशा, प्लेन तो हमेशा इधर ही जाता रहेगा। लेकिन जो बम गिरेगा, तो जो बम गिरेगा उस समय तो जस्ट जब उसको वहां से छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है प्लेन से, उस समय बम का वेलोसिटी इधर होगा u, और उसके भी दो टुकड़े होंगे, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो बम का कहानी यह है कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा वेलोसिटी होने के कारण बम तो जैसे ऐसे फेंकाया तो ऐसे तो जाएगा, लेकिन ये ऐसे गिरेगा। इस यू साइन थीटा के कारण बम शुरुआती दौर में थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे यू साइन थीटा का मान घटते 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 जीरो हो जाएगा, उस समय के बाद धीरे धीरे बम नीचे गिरना शुरू करेगा और सामने का वेलोसिटी हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा। सामने का वेलोसिटी हमेशा रहेगा बम का यू कॉस थीटा, लेकिन ये जो यू साइन थीटा के कारण बम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको वेलोसिटी को डिक्रीज करवाएगा। तो यू साइन थीटा धीरे धीरे घटते घटते कहीं जीरो होगा, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा वो, लेकिन सामने का चाल हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा। और इस प्लेन का भी इधर भले जा रहा हो यू से, लेकिन हमेशा इधर चाल रहेगा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा। इसका मतलब बम का भी हमेशा चाल इधर यू कॉस थीटा और प्लेन का भी हमेशा चाल इधर यू कॉस थीटा। इसलिए अभी भी प्लेन और बम एक दूसरे के ठीक सामने ही रहेंगे। हाँ, एक बात अलग है कि अब थोड़ा फासला और बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्लेन के ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है यू साइन थीटा, जो कम नहीं होगा, कम होगा बम के केस में, क्योंकि बम फ्री फॉल है, प्लेन फ्री फॉल नहीं है। प्लेन तो इंजन से जा रहा है, उसमें इंजन लगा हुआ है, तो ये तो हमेशा जा रहा होगा यू साइन थीटा से ऊपर। तो ऊपर जाए नीचे जाए बोल, उससे मतलब नहीं है। बम नीचे आए चाहे प्लेन ऊपर जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, कितना स्पीड से ऊपर जा रहा है कितना से नीचे जा रहा है। क्या ये दोनों का इधर का वेलोसिटी सेम है हमेशा? बोले हाँ सेम है। इसका मतलब पक्का है कि बम जो है हमेशा प्लेन के ठीक सामने ही रहेंगे। तो इस केस में भी जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली? बोले हाँ एस। तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा?
ऐसे ही होगा कि दोनों ही केस में ऐसा संभव है, ऐसा सही है कि हमेशा बॉम्ब जो है प्लेन के ठीक सामने ही रहेंगे। तो इसका भी आंसर होगा आपका एस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 40।